हेलो स्टूडेंट्स, मेरे YouTube चैनल सब्जेक्ट टॉपिक्स पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे 12th क्लास की इकोनॉमिक्स की सेकंड बुक भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की चैप्टर 6, जिसका नाम है भारत में मानव पूंजी निर्माण। चैप्टर 6 जो कि भारत में मानव पूंजी निर्माण है, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं आज हम लोग इसके बारे में पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। और इसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस और आंसर इसके डिस्कशन करेंगे। तो आज की जो क्लास है ये हमारी इंट्रोडक्शन की क्लास है, जिसमें मैं आप लोगों को भारत में मानव पूंजी निर्माण चैप्टर 6 में कौन कौन से टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ने हैं ये मैं आपको क्लियर ब्रीफली करके बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसको पहले समझते हैं कि इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम लोगों को स्टडी करने हैं, और इसके बाद फिर हम क्वेश्चन वाइज इसको स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इंट्रोडक्शन चैप्टर 6 का सबसे पहला टॉपिक इसमें है कि मानव पूंजी किसे कहते हैं। तो आपको बताना है कि किसी समय विशेष पर पाए जाने वाले कौशल तथा निपुणता के भंडार को मानव पूंजी कहा जाता है। इसका यह अर्थ हुआ कि एक देश के अंदर ऐसे लोगों की कितनी संख्या है जिनमें किसी न किसी कार्य को करने का कौशल है या निपुण है किसी कार्य को करने में, जो उत्पादन में सहायक बन सकते हैं, इसे मानव पूंजी कहा जाता है। किसी भी देश में जितना ज्यादा मानव अपने अंदर कौशल रखता होगा और उत्पादन में सहायक होगा, उस देश में उतना ही ज्यादा मानव पूंजी पाया जाता है। तो मानव पूंजी का सामान्य अर्थ हुआ कि किसी समय विशेष पर पाए जाने वाले कौशल तथा निपुणता के भंडार को ही मानव पूंजी कहा जाता है। और सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं कि मानव पूंजी का अर्थ है कि उन लोगों की संख्या जो अपने अंदर कुछ विशेष योग्यता रखते हैं, जिसके आधार पर किसी उत्पादन कार्य को कर सकते हैं, इसे मानव पूंजी कहा जाएगा। सेकंड है मानव पूंजी निर्माण क्या है। मानव पूंजी निर्माण व्यक्ति में वह कौशल व निपुणता में वृद्धि करना जिससे वह उत्पादन में सहायक हो सके व देश के आर्थिक राजनीतिक विकास में सहयोग दे सके। यानी किसी व्यक्ति के अंदर पाई जाने वाला वह कौशल व निपुणता जो उत्पादन में सहायक बन सके और जिससे देश का सकल घरेलू उत्पाद तो बढ़े ही बढ़े व आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में आर्थिक विकास हो या राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्र का विकास हो, इसे ही मानव पूंजी निर्माण कहा जाता है। किसी देश के अंदर जैसे जैसे व्यक्तियों के अंदर कौशल और निपुणता में वृद्धि होती है, उस देश का मानव पूंजी निर्माण उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाता है। थर्ड पॉइंट है मानव पूंजी निर्माण के निर्धारक तत्व। इसका यह अर्थ हुआ कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो मानव पूंजी निर्माण को बढ़ाते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा शिक्षा पर व्यय। सरकार के द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिक्षित किया जाए। शिक्षित होने से व्यक्ति के अंदर अलग अलग विषयों को समझने की क्षमता विकसित होती है और वह मानव पूंजी के निर्माण में बन जाते हैं। सेकंड है स्वास्थ्य पर व्यय। सरकार के द्वारा ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य पर व्यय किया जाने से एक एवरेज औसत मस्तिष्क का व्यक्ति बेहतर प्रदर्शन करने लायक बनता है। वह स्वास्थ्य पर अधिक व्यय करने से व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है और एक स्वस्थ मस्तिष्क ही समाज का बेहतर विकास करता है। इस कारण से स्वास्थ्य पर व्यय भी मानव पूंजी निर्माण में सहायक होता है। तीसरा पॉइंट है नौकरी के दौरान प्रशिक्षण। जो लोग वर्तमान समय में नौकरी कर रहे हैं उनको नौकरी के दौरान ही समय समय पर प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, जिससे वो अपने कार्य को और बेहतर कर सके। इस तरीके से भी वह उत्पादन में और वृद्धि कर सकता है, यानी कि मानव पूंजी निर्माण के रूप में विकास कर सकता है। और नेक्स्ट है सूचना पर व्यय। सरकार के द्वारा या अन्य संस्थानों के द्वारा सूचना पर व्यय किया जाना चाहिए, जिसके माध्यम से शैक्षिक सूचनाएं या व्यवसायिक सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी जल्दी पहुंचे। लोगों तक उनकी पहुंच जितनी तेज होगी
और जितनी बेहतर होगी वह उतनी ही तेज गति से कार्य करेगा। तो इस तरीके से शिक्षा पर व्यय, स्वास्थ्य पर व्यय, प्रशिक्षण पर व्यय और सूचना पर व्यय, इन सभी पर बेहतर व्यय करने से मानव पूंजी निर्माण का विकास होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव पूंजी निर्माण का महत्व क्या है। मानव पूंजी निर्माण पर हम इतना जोर क्यों दे रहे हैं? तो इसका कारण है कि मानव पूंजी निर्माण का अपना एक विशेष महत्व है। मानव पूंजी निर्माण के होने से समृद्धि के भौतिक वातावरण में परिवर्तन आता है। यानी किसी देश में जितना ज्यादा मानव पूंजी निर्माण होगा, उस देश के अंदर आर्थिक उत्पादन उतनी ही तेजी से बढ़ेगा और आर्थिक उत्पादन बढ़ने से, वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के बढ़ने से वह देश अपने आप ही आर्थिक विकास की ओर अग्रसर हो जाएगा, यानी कि अपने आप ही आर्थिक विकास की ओर बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से मानव पूंजी निर्माण समृद्धि यानी कि उत्पादन में वृद्धि से उसके आर्थिक विकास तक अर्थव्यवस्था को लेके जाएगा, यानी कि उत्पादन प्लस लोगों का कल्याण दोनों होगा। तो यह समृद्धि के भौतिक वातावरण में परिवर्तन लाने का काम करता है। सेकंड इसका जो महत्व है वो है भौतिक पूंजी की उच्च उत्पादकता। किसी देश में जितना बेहतर मानव पूंजी निर्माण होगा, उस देश के अंदर उपलब्ध भौतिक संसाधनों का वह उतना ही बेहतर तरीके से उचित उपयोग कर पाएगा और उससे ज्यादा उत्पादन को कर पाएगा। तो इस तरीके से किसी देश के भौतिक पूंजी की उच्च उत्पादकता को बढ़ाने में भी मानव पूंजी निर्माण सहयोग होता है। इसके साथ साथ थर्ड पॉइंट है समानता तथा सहभागिता की दर। मानव पूंजी निर्माण के बढ़ने से समाज में समानता स्थापित होती है, क्योंकि सभी व्यक्ति शिक्षित हो जाते हैं और सभी व्यक्ति एक ही प्रकार के कार्य को कर सकते हैं, जिस कारण से उनमें समानता आ जाती है। और अलग अलग स्थानों पर विभिन्न प्रकार के समुदाय के लोग एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, जैसे कोई फैक्ट्री इत्यादि या कोई कंपनी इत्यादि, जिसमें अलग अलग वर्ग, समुदाय, धर्म से संबंधित लोग एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, जिससे उनके अंदर एक सहभागिता यानी सभी को एक साथ मिलकर काम करने की भावना पैदा होती है और इस तरीके से समाज में समानता और सहभागिता की दर में वृद्धि होती है और जो प्राचीन रूढ़िवादी प्रथाएं हैं वो खत्म हो जाती हैं। इस प्रकार से मानव पूंजी निर्माण का अपना एक विशेष महत्व बनता है। यही कारण है कि वर्तमान समय में सभी देश अपनी अर्थव्यवस्था और अपने देश के लोगों को मानव पूंजी निर्माण के रूप में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, ताकि बहुत प्रकार की जो सामाजिक समस्याएं हैं वह स्वतः ही यानी कि अपने आप ही समाप्त हो जाए। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है कि भारत में मानव पूंजी निर्माण की समस्याएं क्या हैं। हालांकि भारत में भी लगातार मानव पूंजी निर्माण किया जा रहा है, सरकार लगातार प्रयासरत है और शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर खर्च कर रही है, जिससे कि भारत के लोगों को शिक्षित किया जा सके, उनका स्वास्थ्य बेहतर किया जा सके और मानव पूंजी निर्माण को बढ़ाया जा सके। परंतु अभी भी भारत में मानव पूंजी निर्माण की प्रगति में कुछ समस्याएं देखी जा सकती हैं, जिसमें पहली समस्या बनती है बढ़ती जनसंख्या। भारत में लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, जिसके कारण से संसाधन जो है वो सभी लोगों तक उपलब्ध नहीं हो पाते और जितना मानव पूंजी निर्माण हो पाता है उससे कई गुना जनसंख्या बढ़ जाती है। दूसरा पॉइंट है प्रतिभा पलायन। देश में जो लोग मानव संसाधन या मानव पूंजी निर्माण के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं, वह अपने अधिक निजी लाभ से प्रेरित होकर के देश को छोड़ करके अन्य देशों में चले जाते हैं, जिससे देश में से प्रतिभा का पलायन हो रहा है, अर्थात मानव पूंजी निर्माण घट रहा है और वह देश के विकास में योगदान नहीं दे पाते। यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है। थर्ड है प्रशिक्षण का अभाव। भारत में कार्य करने के दौरान प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, जिसके कारण से व्यक्ति जो बेहतर कार्य कर सकते हैं प्रशिक्षण लेकर के उसी क्षेत्र में प्रशिक्षण न मिलने के कारण से वह कार्य नहीं कर पाते और ये समस्या बनी हुई है मानव पूंजी निर्माण के सामने। एंड लास्ट है निम्न शैक्षिक मानक। भारत में जो शिक्षा दी जाती है वह मुख्य रूप से रटन विद्या होती है, जिसमें व्यक्ति को याद करने पर बल दिया जाता है और जब वह अपनी शिक्षा पूरी कर लेता है उसके बाद वह जब नौकरी की तलाश में जाता है
तो वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों पर खरा नहीं उतर पाता, जिसके कारण से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे नौकरियां इत्यादि प्राप्त नहीं हो पाती। साथ ही साथ में देश के अंदर व्यावसायिक शिक्षा का अभाव है और शिक्षा को रचनात्मक ना लेकर के रटने के आधार पर लिया जाता है, जिसके कारण से व्यक्ति में कुछ खास निपुणता पैदा नहीं हो पाती और वह उन अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा नहीं उतर पाता जो नौकरी के लिए आवश्यक होते हैं। तो इस कारण से वह अपनी शिक्षा का सही से उपयोग नहीं कर पाता, जो कि मानव पूंजी निर्माण के सामने समस्या है। तो ये 4 प्रकार के पॉइंट हैं हमारे। पहली बढ़ती जनसंख्या, दूसरा प्रतिभा पलायन, तीसरा प्रशिक्षण का अभाव और चौथा निम्न शैक्षिक मानक, जिसके कारण से भारत में मानव पूंजी निर्माण की समस्या बनी हुई है। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 है कि शिक्षा मानव पूंजी निर्माण का एक आवश्यक घटक है, वह इसका महत्व बताइए। यानी शिक्षा मानव पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। शिक्षा के माध्यम से ही मनुष्य के व्यक्तित्व व मस्तिष्क का विकास किया जा सकता है, जिससे वह मानव पूंजी निर्माण के रूप में परिवर्तित हो सकता है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि शिक्षा का महत्व क्या है। तो शिक्षा का महत्व यह है कि शिक्षा जो है व्यक्ति को जिम्मेदार नागरिक बनाती है। दूसरा, शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपना विकास करता है। तीसरा, शिक्षा लोगों के मस्तिष्क का विकास करती है। और चौथा, शिक्षा के माध्यम से मानवीय व्यक्तित्व का विकास होता है। तो शिक्षा के माध्यम से ये सही प्रकार के कार्य किए जाते हैं, यही इसका महत्व है और यही इसका उद्देश्य है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसका आंसर होगा हमारा कि शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। इसका पहला कारण है कि इन क्षेत्रों में भारी निवेश की आवश्यकता होती है, जो निजी क्षेत्र के द्वारा संभव नहीं होती, जिस कारण से सरकार को इसमें शामिल होना पड़ता है। दूसरा पॉइंट है कि निर्धन लोग शिक्षा और स्वास्थ्य की लागत वहन नहीं कर सकते। जो निर्धन लोग होते हैं वो ना तो शिक्षा और ना स्वास्थ्य को खरीद सकते हैं, इस कारण से सरकार को इनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाना पड़ता है। तीसरा है, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं, जिस कारण से सरकार को शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देना अनिवार्य बन जाता है, ताकि लोगों की मदद की जा सके और उनके अधिकार भी उनको प्राप्त हो जाए। और फोर्थ है, निजी क्षेत्र द्वारा अधिक महंगा पड़ता है। यानी निजी क्षेत्र के द्वारा इन क्षेत्रों को जब चलाया जाता है तो उनको लागत महंगी आती है, जिसके कारण जब वो शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को जब बेचते हैं तो उसकी लागत के कारण से उसकी कीमत भी महंगी हो जाती है। और कीमत महंगी ना हो, नहीं तो इसे सही वर्ग प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसी बात को ध्यान में रख करके सरकार के द्वारा शिक्षा व स्वास्थ्य पर प्राय स्वयं ही ध्यान दिया जाता है। उसका नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भारत में शिक्षा अभी भी एक चुनौतीपूर्ण समस्या बनी हुई है। क्यों? भारत में वर्तमान समय में भी शिक्षा एक चुनौतीपूर्ण समस्या है, क्योंकि भारत में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार केवल 74% लोग ही शिक्षित हैं। इसके अलावा अभी भी भारत में लगभग 26% लोग निरक्षर हैं, जिसके कारण से शिक्षा अभी भी एक चुनौतीपूर्ण समस्या बनी हुई है। और इसके कुछ कारण हैं जिसके कारण से भारत में शिक्षा एक चुनौतीपूर्ण समस्या है। पहला पॉइंट, निरक्षर व्यक्तियों की बड़ी संख्या। भारत में निरक्षर व्यक्तियों की बहुत बड़ी संख्या है जो अभी भी साक्षर नहीं हो पाए, इसके कारण। दूसरा है लिंगभेद। लिंगभेद होने के कारण से लड़कियों को पढ़ाई लिखाई का महत्व कम दिया जाता है, जबकि लड़कों को ज्यादा दिया जाता है, जिसके कारण से असमानता देखने को मिलती है। एंड थर्ड, ग्रामीण पहुंच का निम्न स्तर। शहरी क्षेत्रों तक तो शिक्षा की पहुंच उपलब्ध है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों तक शिक्षा की पहुंच उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण से ग्रामीण क्षेत्र के लोग शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं। और नेक्स्ट है निजीकरण। शिक्षा का निजीकरण हो रहा है और निजीकरण होने के कारण उसकी जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। कीमतों के ज्यादा होने के कारण सभी लोग शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते और बहुत बड़ा वर्ग समाज का शिक्षा से वंचित रह जाता है। एंड नेक्स्ट है शिक्षा पर कम सरकारी खर्च।
हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर यह कहा गया कि सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का लगभग 6% यानी 6% भाग शिक्षा पर खर्च किया जाए, जो कि सरकार के द्वारा 4 से 5% ही किया जाता है। सरकारी खर्च कम होने के कारण भी शिक्षा में अभी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर शिक्षा की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है या शिक्षा के साधन नहीं पहुंच पाए हैं, जिस कारण से शिक्षा भी संपूर्ण लोगों को प्राप्त नहीं हो पाई है। तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हम चैप्टर 6 भारत में मानव पूंजी निर्माण के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। अब इन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग, इन्हीं टॉपिक्स को हम लोग क्वेश्चन और आंसर के रूप में कन्वर्ट करके स्टेप बाय स्टेप इनका अध्ययन करेंगे और इनको समग्रता यानी कि पूर्ण रूप से इसको समझेंगे कि किस तरीके से इसको लिखा जाए और इसका प्रॉपर आंसर क्या बनता है। तो ये आप लोगों के लिए मैंने इंट्रोडक्शन दिया है चैप्टर 6 का, जिसको आप एक बार में पढ़ करके ये समझ सकते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमें संपूर्ण रूप से कौन कौन से विषय यानी टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो ये आप लोग लगातार इसको स्टडी करें और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस।